हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली पिछला लेक्चर आपको क्लियर होगा। पिछले लेक्चर में मैंने लोड कर्व आपको बताया था कि किस तरीके से लोड कर्व बनाया जाता है। ये लोड कर्व पिछले ही लेक्चर का है। इस लोड कर्व के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो पिछले चैप्टर से रिलेटेड है कि किस तरीके से हम लोग जो जैसे मेगावाट में अगर पावर है, लोड है, देखो मैंने बात करी लोड की, मेगावाट में अगर आपका लोड है तो मान लीजिए सुबह 12 बजे 10 मेगावाट का लोड है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, मतलब सुबह होती जाती है, लोगों की डिमांड बढ़ती जाती है, लाइट्स जो ऑफ हुई होती हैं रात में वो ऑन हो गई होती हैं, लोड ऑन हो गए होते हैं, फ्रिज, टीवी, एसी, मतलब जो है चीज़ें, और जैसे टीवी हुआ, ऑफिसेज हुए, धीरे धीरे खुलने लगते हैं जैसे जैसे समय बढ़ता है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है तो खुलने लगते हैं, तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं लोड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। मतलब 10 मेगावाट था अगर रात में 12 बजे पूरे शहर का, अगर मैं शहर का मान लो बनाया था मैंने, 24 घंटे का मैंने आपका बनाया था, तो अगर 12 बजे देखें 10 मेगावाट है तो सुबह 4 बजे वो 20 मेगावाट हो जाएगा बढ़ के। उसके बाद सुबह 8 बजे 30 मेगावाट हो जाएगा, क्योंकि बढ़ता चला जाएगा। 12 बजे तक दोपहर में तो सारे ऑफिस, इंडस्ट्री सब खुल जाते हैं, तो धीरे धीरे 50 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। और हो सकता है 12 से 8 तो इंडस्ट्रीज भी पूरी प्रॉपर काम हो रहा होता है, तो ये 50 से भी ऊपर चला जाए। देखो बात अभी क्या है, समझना इस चीज़ को। मान लीजिए किसी शहर का अपने आप में एक हाईएस्ट लोड तो होता ही होता है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी एक शहर का मान लीजिए 2011 में, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 2011 में जब मान लीजिए सर्वे हुआ तो पता चला कि किसी एक शहर का 50 मेगावाट मैक्सिमम लोड है या 40 मेगावाट मैक्सिमम लोड है। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट क्या करेगा कि इसको कहीं ना कहीं 1-2 साल आगे का मान के या 10 साल आगे का मान के, मान लीजिए 50 मेगावाट का सेटअप तैयार कर दिया कि मतलब आगे तक जरूरत पड़ सकती है, तो एक काम करते हैं हम एक पावर प्लांट खोलते हैं जो 50 मेगावाट तक पैदा कर सके। अब इतना बड़ा साफ रीजन, साफ मतलब यहां से समझ में आ रहा है कि 40 तक की डिमांड हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 2011 में, और उन्होंने ये चीज सोच के कि आगे जैसे जैसे शहर बढ़ेगा तो हो सकता है 50 तक हो जाए। देखो ये डेटा तो कितना भी हो सकता है, अब हो सकता है वो 100 के हिसाब से भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे 50 लेके चला हुआ है, आप केवल एग्जाम्पल से मुद्दा समझिए। तो मान लीजिए उन्होंने ये सोच के चला कि यार अगले 10 साल में 50 मेगावाट बढ़ सकता है या 5 साल में 50 मेगावाट बढ़ सकता है, तो हम यहाँ एक पावर प्लांट बनाते हैं जो पावर प्लांट 50 मेगावाट तक पूरा कर दे सप्लाई को। अब हुआ क्या, उन्होंने 50 मेगावाट के हिसाब से अपनी थर्मल पावर प्लांट या जो भी पावर प्लांट तैयार कर दिए, पर धीरे धीरे कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए नई नई सरकारी योजनाएं आती हैं, कई चीज होती हैं। अब मान लीजिए कहीं से सरकार की योजना आई कि यहाँ पर सड़क बन गई या यहाँ पर इंडस्ट्रीज बनेंगी, तो एकदम से सारी इंडस्ट्रीज उस जगह पे आएंगी। अब क्या होगा, वो कहीं ना कहीं प्लानिंग फेल होगी कि नहीं होगी? तो मान लीजिए अब क्या होगा कि एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी, तो उनकी क्या होगा कि जैसे 2015 में मान लो 70 मेगावाट तक लोड हो गया, तो यहां अब आप एक चीज देखिए, 70 मेगावाट कब, ये इंडस्ट्रीज वगैरह चलने की वजह से तो 70 मेगावाट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जब पीक का टाइम आएगा तो वो अपने मैक्सिमम से ऊपर भी पहुंच, मतलब जो अपने बेस लोड है, अगर मान लो बेस 50 मान के चला है तो उससे ऊपर पहुंच जाएगा, 70 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। तो यहां अब इस समय मैक्सिमम डिमांड कितनी कहलाई जाएगी? 70 मेगावाट। मैक्सिमम डिमांड क्या हुई? मैक्सिमम डिमांड वो डिमांड हुई जो एक एट अ टाइम किसी समय पर सबसे ज्यादा ली जा रही है लोड के द्वारा। लोग उसे मैक्सिमम डिमांड वो हुई जो लोग इस समय सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं कि भी हमें इतनी इतनी चाहिए ही चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए 2015 तक 70 मेगावाट हो, अब 70 मेगावाट का डिमांड आ गई, तो एकदम से तो सबस्टेशन नहीं बनाए जाएंगे,
क्या आप एक चीज बताओ, आपने सबस्टेशन एकदम से एक्सपेंड थोड़ी कर दोगे, एकदम से सबस्टेशन को लार्ज रेटिंग का नहीं कर दोगे। मैंने ये सब बातें पिछले लेक्चर में बताई थी। आप एकदम से पूरा बॉयलर बड़ा नहीं कर दोगे, पूरा हीट इकोनोमाइजर, कंडेंसर, क्योंकि जैसे जैसे रेटिंग बढ़ेगी उनकी भी तो रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, और वो इतना आसान नहीं है, वो पार्ट्स महंगे आते हैं, जगह चाहिए उसके लिए। तो कहने का मेरा मतलब सीधा सा इतना है कि अगर किसी भी लोड कर्व में, उस लोड कर्व को देख के आपको कुछ डेटा निकालना आना चाहिए। इस बात को समझिए। मान लीजिए ये लोड कर्व है, इसमें यहां पर आप मैक्सिमम डिमांड कितनी जा रही है, तो इसको मैं अगर लिखूं पी मैक्स या फिर मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर, मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर लिखूं, मैक्सिमम डिमांड लिखूं, तो ये कितनी जा रही है 70 मेगावाट। कहीं ना कहीं कितनी जा रही है 70 मेगावाट मैक्सिमम डिमांड जा रही है। 70 मेगावाट क्या कर रहा है, 70 मेगावाट क्या कर रहा है, 70 मेगावाट एक मैक्सिमम डिमांड हुई। तो अभी आपको इस ग्राफ से, उम्मीद करता हूं लोड फैक्टर के ग्राफ, वो लोड कर्व से आपको मैक्सिमम डिमांड निकालना आ गई। मतलब कर्व आपका जितना मैक्सिमम पर जा रहा होगा आप वहां से मैक्सिमम डिमांड निकाल सकते हैं। लोड कर्व मैंने क्या बताया था, पावर और टाइम के रिस्पेक्ट में जो कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, उसको लोड कर्व कहते हैं। ये जो लेक्चर है TG2 और जेई के लिए तो पूरा ही यूजफुल है, हर चीज यूजफुल है, बट TG2 के लिए केवल और केवल यहां पर मैं कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा। बस वही फॉर्मूले इस पूरे लेक्चर में TG2 को काम आएंगे, केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, उस पर न्यूमेरिकल नहीं आता। बट फॉर द जेई इस टॉपिक से एक एक चीज करनी है, क्योंकि हर पेपर में मैं आपको बता रहा हूं, PG सेल हुआ, कई पेपर मैंने ऐसे देखे हैं जिसके अंदर ये न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। बहुत प्रोबेबिलिटी होती है। मैंने आपको कल भी लेक्चर में बताया था कि सबसे ज्यादा अगर पावर सिस्टम में पूछा जाता है तो स्विच गियर पूछा जाता है, और उसके बाद अगर कुछ पूछा जाता है तो ये लोड कर्व से ही सवाल आते हैं। तो फॉर्मूले तो इसके आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके न्यूमेरिकल्स, जो कि TG2 में न्यूमेरिकल नहीं आते। TG2 में केवल और केवल क्या आएगा, फॉर्मूलेज आएंगे। तो अभी हम इस बात को यहां पर समझते हैं पहले कि मैक्सिमम डिमांड 70 मेगावाट हो गई, इस लोड कर्व से हमें पता चला। अब आगे ले जाने के लिए आगे कुछ मुझे रेशियोज पर बात करनी है, अनुपात पे बात करनी है। उस पर मुझे आगे ले जाने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा एक हल्का सा मैथमेटिकल पार्ट। वो मैथमेटिकल पार्ट क्यों क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम एनर्जी होती है। ये एक बहुत बेसिक बात है। आप सोचोगे सर क्यों कर रहे हो ये इतनी बेसिक बात, क्यों कर रहा हूं, बता रहा हूं। देखो एनर्जी होती है P इंटू टी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस एनर्जी को इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं, देखो यार अब आपको एक चीज जान लेना, मैं इंटीग्रेशन तो पूरा नहीं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा बता के चलूं। अगर आपको इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है, आई थिंक समाकलन या अवकलन कुछ कहते हैं, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा, अगर आप इंटीग्रेशन थोड़ा बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आपको उस चीजों को समझने में दिक्कत होगी। अदरवाइज अगर बेसिक इंटीग्रेशन क्लियर है आपको तो कोई इशू नहीं आने वाला। देखो अगर एनर्जी पावर इनटू टाइम होती है तो मैं कहीं ना कहीं इसको इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। आपको देखो इस चीज का इंटीग्रेशन करो आप तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो P इंटू टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लगाओगे तो ये T इधर आ जाएगा और माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो कुल मिला के PT आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हो गई ना, एनर्जी इक्वल्स टू PT हो गई अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं तो। अब आप एक चीज देखिए, मैंने इस एनर्जी को इंटीग्रल फॉर्म में लिखा तो P इंटू P डॉट dt इंटीग्रल 0 से T आया। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं इस इंटीग्रल की बात करूं, इस इंटीग्रल की मैं अगर बात करता हूं तो ये इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन है ऑफ पावर कर्व, पावर कर्व का इंटीग्रेशन है। ठीक है, मैंने मतलब कुछ नहीं किया, मैंने इस मैथमेटिकल पोर्शन को लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया कि ये यहां पर क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ पावर कर्व हो रहा है, कोई इशू नहीं है। एनर्जी फिर क्या बन गई, देखो एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू टी, P इंटू टी को मैंने इंटीग्रल फॉर्म में लिखा तो ये एनर्जी का नया फॉर्मूला बन गया। एनर्जी इक्वल्स टू क्या हुई, इंटीग्रेशन ऑफ पावर कर्व।
अब आप खुद सोचो कि ये पावर का जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो इसी का ही तो हो रहा है, पावर कर्व का ही तो इंटीग्रेशन हो रहा है। अब आप एक चीज देखिए, ये मैं बता देता हूं या फिर आपको हो सकता है पता भी हो, नहीं पता तो आप जान लीजिए। मैं डेप्थ में तो नहीं, मैथ क्योंकि ये मैथ की चीज़ है तो मैं डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, बट फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझें। किसी भी शेप की अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन निकाल दो या एरिया निकाल दो, बात एक ही है। मान लीजिए कोई एग्जांपल में ले लीजिए, मैंने कोई एक एक्स कर्व ले लिया टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई भी एक एक्स कर्व ले लिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एक तो चीज मैं क्या कर सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकता हूं एरिया अगर निकालना है मेरे को। और अगर मेरे को एरिया निकालना है तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर रहा हूं। और एक और चीज क्या कर सकता हूं, मैं इसका अगर एरिया निकालना है तो मैं इसे इंटीग्रल कर सकता हूं। मैं इस कर्व का, एक्स कर्व का इंटीग्रेशन कर सकता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में। बात टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, बात एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। एक्स एक्सिस पे जो भी आएगा अगर उसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो इसका एरिया निकल आएगा। मतलब सीधा सीधा मेरा कहने का ये था कि किसी भी कर्व का एरिया, क्या कहा मैंने, किसी भी कर्व का एरिया, किसी भी शेप, कोई भी कर्व बना हुआ है उसका एरिया और उसका इंटीग्रेशन, दोनों बात एक ही है। अगर आप उसका इंटीग्रेशन निकाल दोगे तो वो बराबर होगा एरिया के। ये बात हम लोगों की थोड़ी कुछ बेसिक है, इंटीग्रेशन में मैं ज़्यादा नहीं फंसाना चाहूँगा इस लेक्चर को, नहीं तो लंबा हो जाएगा नेसेसरली। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ पावर कर्व एनर्जी होता है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ पावर कर्व का मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ पावर कर्व। इंटीग्रेशन ऑफ पावर कर्व का क्या मतलब हुआ, एरिया ऑफ पावर कर्व। मैंने आपको बोला कि अगर किसी कर्व का इंटीग्रेशन आप ले रहे हैं, इसका मतलब आप उसका एरिया ले रहे हैं। तो एनर्जी का अभी नया फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया ऑफ पावर कर्व इज इक्वल्स टू एनर्जी। समझ में आई ये बात। तो ये था लोड कर्व का एक महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें यहां से सीखने को मिलती है कि अगर इस पूरे लोड कर्व का आप एरिया निकाल दो, तो कहीं ना कहीं इस पूरे लोड कर्व का आप एरिया निकाल दोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या पता चल जाएगी, एनर्जी पता चल जाएगी। आपको कहीं ना कहीं एनर्जी पता चल जाएगी। तो देखते हैं कुछ बातें जो पेपर में पूछी जाती हैं, धीरे धीरे हम लोग कुछ अनुपात पे भी आएंगे, समझिए इस चीज को। अब देखिए किस तरीके से ये लोड कर्व के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं। ये जो लोड कर्व है इसमें क्या हुआ, हर टाइमिंग पर हमने लोड कितनी हुई, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं, एक जनरल बात बताता हूं। आप मान लीजिए जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, 10 घर हैं, उसमें उस मोहल्ले कॉलोनी के बाहर पे एक सबस्टेशन होगा। उस सबस्टेशन में एक एसएसओ बैठता होगा, सबस्टेशन ऑपरेटर। एक पोस्ट भी होती है जिसमें TG2 वाले या टेक्नीशियन ITI वाले जो है उसमें तैनात रहते हैं, मतलब उसमें उनकी पोस्ट रहती है। होता क्या है, किस तरीके से लोड कर्व तैयार होता है समझना। आपकी कॉलोनी 10 घर को लेके बनी हुई है, उस 10 घर के बाहर पे एक सबस्टेशन होगा। वहां हर घंटे सबस्टेशन ऑपरेटर का ये काम होता है कि वो रीडिंग ले ले। मान लीजिए उसने एक मोहल्ले की हर घंटे पे रीडिंग लिखना शुरू कर दी, रजिस्टर में वो लिखता है या कंप्यूटर पे अपलोड करता है, जिस भी तरीके से उसको सुविधा उपलब्ध है। उसने 1 घंटे की रीडिंग लिख ली, ऐसे वो पूरे 24 घंटे की रीडिंग लिखता है, ये उसका काम होता है। अब क्या हुआ, कोई दूसरा मोहल्ला है, दूसरी कॉलोनी है, उधर सबस्टेशन है, उधर 1 घंटे की रीडिंग आ गई। ऐसे 100,000 मोहल्ले होते हैं किसी एक शहर में, ऐसे पूरे शहर का 1-1 घंटे का डेटा हो गया, और ऐसे ही 1-1 घंटे मिला के 24 घंटे का डेटा हो गया। 24 घंटे 30 दिन को मिला के 1 महीने का डेटा हो गया। तो एक इस तरीके से पूरा एक कर्व बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। जैसे किसी एक सिटी का मान लीजिए पर डे का लोड
पर डे का लोड मान लीजिए बैठ रहा है 50 मेगावाट, आप क्या करोगे उसे? आप उसे रोज 30 दिन लोगे, एक महीने का रीडिंग आ जाएगी आपके पास। ऐसे मान लो आपने जनवरी की रीडिंग ले ली, फरवरी की ले ली, मार्च की ले ली, अप्रैल की ले ली, ऐसे पूरे 12 महीने रीडिंग ले ली, तो आप ईयरली का लोड कर्व बना लोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से। अगर महीने चाहो तो महीने का बना लोगे, और आवर्स का तो हम लोगों ने बनाया ही हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, ये लोड कर्व बनना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये एक्चुअल में बनाया जाता है। इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लिए। ये लोड कर्व ख्याली पुलाव नहीं है कि यार मैंने बना दी। जैसे लोगों के अमूमन क्या रहता है, यार ये हम कहाँ यूज करेंगे, ये तो सब फालतू की चीज पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, ये आपको पता नहीं है वो एक अलग बात है, फालतू कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये हो सकता है कि आप शायद जिस जॉब प्रोफाइल में जा रहे हो उसमें शायद ये काम आए या ना आए, ये एक अलग पहलू होता है, पर फालतू कुछ भी नहीं होता पढ़ाई में, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैं खुद इंडस्ट्री में क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, तो मैं ये चीज़ इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ। हर डिपार्टमेंट के अपने काम होते हैं। अब आप अगर उस फील्ड में जा ही नहीं रहे हो तो फिर तो जाहिर सी बात है ये फालतू लगेगा ही लगेगा, अदरवाइज ये फालतू नहीं होता कुछ भी। सबस्टेशन, अब आप एक चीज़ देखिए, इस तरीके से सबस्टेशन का डेटा कहाँ जाता है, एक महीने का डेटा इकट्ठा हो गया, एक महीने से एक साल का हो गया। तो क्या होता है, आप एक चीज समझिए, मैं यहां पर थोड़ा सा ये हौश पौश ज्यादा हो गया है, तो मैंने अभी आपको यहां पर क्या बताया था कि एनर्जी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ पावर है। इंटीग्रेशन ऑफ पावर का जो कर्व है वो एनर्जी है। अब बात करेंगे, अगर मैं पावर कर्व तो, और इंटीग्रेशन अपने आप में क्या है, इंटीग्रेशन अपने आप में एरिया है, तो एरिया ऑफ पावर कर्व या लोड कर्व कहूं तो वो भी तो एनर्जी हुई भाई। मैं इंटीग्रेशन ऑफ पावर कर्व कहूं, ये पावर कर्व है, या फिर लोड कर्व कहूं, क्योंकि लोड कर्व अपने आप में पावर कर्व होता है, तो इसका एरिया क्या हुआ, कहीं ना कहीं एनर्जी हो गई। तो यहां आपको मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि जो भी एनर्जी, देखो एरिया अंडर लोड कर्व, इसके अंदर का पूरा एरिया अगर आपने निकाल लिया तो वो क्या निकाल लिया आपने, एनर्जी निकाल ली। और मैं एनर्जी डिमांड लिखूं वो ज्यादा बेहतर है, उसके पीछे रीजन है। लोड अपने आप में क्या है, मांगी हुआ तो डिमांड ही तो है, तो एनर्जी डिमांड कहीं ना कहीं क्या हो गई, एरिया अंडर द लोड कर्व हो गई। मतलब जिस लोड कर्व के अंदर का जो एरिया निकाल लिया, अगर मैंने ये एरिया निकाल दिया तो वो क्या निकाल ली, कहीं ना कहीं एनर्जी डिमांड निकाल ली, कि कितनी डिमांड करी गई थी एनर्जी। अब आप खुद एक चीज सोचो, इस डिमांड के अंदर मैं अगर लॉसेस जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगी, एनर्जी जनरेटेड। मतलब कहने का क्या, मेरी बात समझना, मान लीजिए ये आपने लोड कर्व बनाया, लोड कर्व में 70 मेगावाट मैक्सिमम आया। अगर मैं इसमें लॉस और जोड़ दूं, मान लो 10 मेगावाट का लॉस होता था, तो ये 80 हो जाएगा। तो अब 80 इसका मतलब किसको भेजनी पड़ेगी, जनरेशन वाले प्लांट से 80 आनी चाहिए, क्योंकि 10 लॉस हो जाएगा, फिर बची हुई हमें लोड वालों को देनी है 70 तक। तो इसी डिमांड में अगर मैं लॉस जोड़ दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगी, एनर्जी डिमांड के बराबर हो जाएगी, कि कितनी एनर्जी डिमांड करी गई है, वो सॉरी कितनी एनर्जी जनरेट करी गई है, सॉरी कितनी एनर्जी जनरेट करनी चाहिए या करी गई है। तो एनर्जी डिमांड में अगर मैं लॉस जोड़ दूं तो एनर्जी जनरेशन आ जाएगा कि कितनी एनर्जी को हमने जनरेट करना है। तो अब आप खुद इस चीज को सोचिए कि कहीं ना कहीं वो जो बंदा एक दिन की रीडिंग लेता है, उससे जो पूरे साल का लोड कर्व बनता है, उस लोड कर्व में पूरे साल का लॉस जोड़ दें, तभी वो डेटा हम देते हैं किसी थर्मल पावर प्लांट को, न्यूक्लियर पावर प्लांट को, ताकि वो लोग उसके हिसाब से अगले साल के लिए अपना कोयला जमा कर लें, अगले साल के लिए पूरी प्लानिंग कर लें कि हमें इतना पैदा करना है, इतना यूनिट पैदा करनी है, इतनी एनर्जी पैदा करनी है, क्योंकि लोड जनवरी में इतना होता है, फरवरी में इतना होता है, मार्च में इतना होता है, मई जून जुलाई में इतना होता है। उनके पास पहले से एक आइडिया रहता है। आप ऐसे समझिए यार कि अगर मान लीजिए आप क्या, कोई शादी है, किसी शादी में अगर आपने मान लीजिए 1000 लोग बुलाए हैं, तो आप क्या समझते हैं, आप 1000 लोग बुलाए हैं तो कहीं 100-200 लोगों का ऊपर खाना बना के चलते हैं, वही एकदम से 5000 हो जाएंगे तो आप कभी मैनेज नहीं कर पाओगे। सेम चीज ऐसे ही है, हमें पता होता है कि पिछले साल जनवरी में कितना लोड था, तो इस साल जनवरी में ठीक है भाई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वो पूरी की पूरी प्लानिंग के काम आता है लोड कर्व। इतनी इंपॉर्टेंस है इस लोड कर्व की।
उन्हें जनवरी में कितना कोयला अपने पास इकट्ठा करके रखना है, कितनी मैन पावर चाहिए, कितनी बिजली पैदा करनी है, ये उनके पास डेटा रहता है, क्योंकि हर स्टेट का डेटा पहुंच जाता है। मान लो राजस्थान को इतनी चाहिए, एमपी को इतनी चाहिए, यूपी को इतनी चाहिए, हरियाणा दिल्ली को इतनी चाहिए, हर स्टेट का लोड कर्व उनके पास है कि भाई जनवरी में दिल्ली में इतना चाहिए, हरियाणा में राजस्थान में इतना चाहिए, या इधर इतना चाहिए, या कश्मीर में या सर्दियों में ज़्यादा चाहिए क्योंकि टूरिस्ट आता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस आपको, खाली गर्मियों में मान लो कश्मीर में शायद ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये उनके पास पूरी की पूरी डेटा रहता है, किस स्टेट से डेटा आता है कि उन्हें मालूम है यार इस स्टेट में हमें इतनी बिजली देनी है, इस स्टेट में हमको इतनी बिजली देनी है, और ये सारी चीज़ें लोड कर्व से पता चलती है। तो आप खुद एक चीज़ देखिए, अगर इस लोड कर्व का एरिया निकाल दिया तो एनर्जी डिमांड आ गई, और इसी एनर्जी डिमांड में लॉस अगर हमने जोड़ दिए तो वो आ गई एनर्जी जनरेटेड, कितनी एनर्जी हमने पैदा करवानी है। आप सीधे सिंपल समझिए कि आपको अगर 100 रुपये चाहिए और 10 रुपये कोई बीच में खाता है कमीशन, तो इसका मतलब 110 रुपये पास करवाने पड़ेंगे ऊपर से, तभी तो जब तक आपके पास पहुंचेगा। तो वो पहली चीज़ ये तो पता हो कि आपको कितने रुपए चाहिए, आपको 100 चाहिए और 10 उस कमीशन वाले को चाहिए, तो ऊपर से 110 रुपये हम मंगवाएंगे तभी आके डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। तो ऐसी एनर्जी डिमांड हो गई, हमें ये पता चल जाएगी लोड कर्व के एरिया से, और लॉस हमको पता होंगे दूसरे और तरीकों से। तो लॉस पता करके हम एनर्जी कितनी पैदा करवानी है ये क्लियर कर लेंगे। तो अगर हम बात करें, आप खुद एक चीज सोचिए, अगर मैं मान लीजिए मैं मंथली का लोड कर्व बनवाऊं, मान लीजिए मैं ये लोड कर्व टाइम आवर में ना लेके मंथली का बना दूं। मैंने आपको बताया किस तरीके से मंथली का बना सकते हैं। तो अगर मैं इसको मंथली का बना देता हूं, तो अगर मंथली का बनाने के बाद इसका एरिया लूंगा तो वो क्या होगा, एनर्जी डिमांड मंथ की होगी, और मंथ की एनर्जी डिमांड अपने आप में क्या होती है, टोटल मंथली बिल होता है। तो ये चीज समझिए। तो अभी मुझे केवल और केवल मोटा माटी यहां पर आपको इतनी बात बतानी थी कि लोड कर्व को किस तरीके से आपने रीड करना है, लोड कर्व को किस तरीके से रीड करना है। तो लोड कर्व को रीड किस तरीके से करना है कि कहीं ना कहीं एरिया ऑफ लोड कर्व क्या निकलना है, एरिया ऑफ लोड कर्व क्या निकल रहा है, लोड कर्व का एरिया निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं आप निकाल देंगे एनर्जी डिमांड निकाल लेंगे आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी की कितनी डिमांड होने वाली है। अगर ये एरिया ऑफ लोड कर्व मंथली का होगा तो आपको पता चल जाएगा मंथली की एनर्जी डिमांड कितनी है। और मजे की बात देखिए कि मंथली की जो एनर्जी की डिमांड होगी वही तो टोटल मंथली बिल होगा, वही तो मंथली का टोटल बिल होगा। तो ये होती है हमारी पूरी की पूरी लोड कर्व की प्लानिंग। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे। वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या रहेंगे समझते हैं, ठीक है। उतार लीजिए जब तक आप ये। देखिए यहां कुछ मैं टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसको आपको पहले एज इट इज समझ लेना है। मैं कोशिश करूंगा अभी, क्योंकि थ्योरी चल रही है, ये चीज प्योरली तरीके से थ्योरी से तो नहीं समझाई जा सकती, बट स्टिल आप अभी पहले इसको सुनने की कोशिश करना, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये न्यूमेरिकल में किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए कनेक्टेड लोड की अगर मैं बात करूं, कनेक्टेड लोड क्या होता है समझना बात को। कनेक्टेड लोड वो लोड होता है जो आपके लोड, जो आपके पावर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, अब वो चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो। क्या कहना चाह रहा हूं समझिएगा। मान लीजिए आपके घर पे 3 पंखे 3 बल्ब हैं, क्या वो 3 पंखे 3 बल्ब हमेशा चलते हैं? नहीं चलते। एक कोई मौका ही पड़ता होगा जब सब एक साथ चलते होंगे, कोई एक टाइम होता होगा वो जब एक साथ चलते होंगे, हो सकता है कई टाइम पे वो एक साथ ना भी चलते हों। तो जब बात कनेक्टेड लोड की करी जाएगी, जुड़े हुए लोड की करी जाएगी, तो उस कनेक्टेड लोड में आपने केवल वो सब लोडों को जोड़ना है जिन सब लोडों में चाहे वो चल रहे हो चाहे नहीं चल रहे हो। मान लो फॉर एग्जांपल 3 पंखे जुड़े थे और 3 बल्ब जुड़े थे, सबको मैं 10 वॉट का ले लेता हूं, तो कुल मिला के लोड कितना हो गया, 3 पंखे का 30 वॉट और 3 बल्ब का 30 वॉट, 10-10 के सब थे तो 60 वॉट हो गया टोटल लोड। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो चल रहे हों या ना चल रहे हों, इस समय ऑन हो चाहे ऑफ हो, पर अगर आपके घर का कनेक्टेड लोड जोड़ा जाएगा, ऐसी पावर सिस्टम का जब कनेक्टेड लोड जोड़ा जाता है
तो जितने भी सम ऑफ रीडिंग ऑफ लोड कनेक्टेड टू द पावर सिस्टम, ये थोड़ा सही कर लीजिए, सम ऑफ रेटिंग ऑफ ऑल द लोड कनेक्टेड टू द पावर सिस्टम, मतलब सभी लोडों की रेटिंग जो कि कनेक्टेड है लोड से, चाहे वो ऑन हो चाहे वो ऑफ हो, ऐसे होते हैं हमारे कनेक्टेड लोड। अब बात करते हैं एवरेज पावर क्या होती है। देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। पहले तो एवरेज का, एवरेज कैसे निकालते हैं, चाहे वो एवरेज वोल्टेज हो, चाहे एवरेज करंट हो, चाहे एवरेज पावर हो। देखो, ये सारी बातें मैंने एवरेज निकालने वाली बातें बेसिक की क्लास में करूंगा या मैं कर चुका हूं, जैसे कुछ बच्चों के साथ मैं मतलब क्लास में कर भी चुका हूं। बात बताता हूं कि ये सब चीजें एवरेज निकालना किस तरीके से, हम लोग एवरेज किस तरीके से निकालते हैं। एवरेज का फॉर्मूला होता है 1/t इंटीग्रल 0 से t जो भी वोल्टेज है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें t क्या होता है, टोटल टाइम पीरियड, और v हो गया, अगर मैं वोल्टेज निकाल रहा हूं एवरेज, करंट निकालना होता तो करंट लेता, और पावर निकालना होता तो यहाँ पावर लेता। अब मान लो मेरे को एवरेज पावर निकालनी है तो मैं यहाँ पावर ले लूंगा। तो ये होता है कुल मिला के एवरेज का फॉर्मूला। अब अगर मैंने एवरेज पावर करी तो एवरेज पावर किस तरीके से मैं लिखूंगा, 1/t इंटीग्रल 0 से t पावर dt। मतलब कहने का एवरेज पावर का ये फॉर्मूला होता है, एक एवरेज पावर का ये फॉर्मूला होता है, जिसमें आप एक चीज ये देखिए, इंटीग्रल ऑफ पावर, अभी मैंने ये बात करी है, इतना इतना पोर्शन इंटीग्रेशन ऑफ पावर। इंटीग्रेशन ऑफ पावर क्या होती है, खुद ब खुद होती है एनर्जी। इंटीग्रेशन ऑफ पावर क्या होती है, एनर्जी। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं यहां पर एनर्जी डिमांडेड, मैंने आपको अभी बताया था एनर्जी डिमांड में अगर मैं लॉस जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा, एनर्जी जनरेटेड। मतलब कितनी डिमांड करी उसमें अगर लॉस जोड़ दूं तो वो कितनी पैदा करवानी है, वो निकल के आएगा, एनर्जी जनरेटेड निकल के आएगा। अभी देखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसमें सारी चीजें यहां क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि सवाल किस तरीके से आने हैं। तो एनर्जी डिमांड में अगर लॉस जोड़ दो तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी जनरेटेड आ जाएगा। एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपने 70 मेगावाट डिमांड मांगी कि भाई इस शहर को 70 मेगावाट चाहिए और लॉस है 10 मेगावाट, तो आप पैदा कितनी करवाओगे, 80 मेगावाट पैदा करवाओगे। मान लेते हैं अगर लॉस को हम निगलेक्ट कर दें, नगण्य मान लें, तो जितनी डिमांड है उतनी ही जनरेटेड हो जाएगी। तो मैं यहां अगर लॉस को निगलेक्ट कर दूं तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, एनर्जी जनरेटेड। अब आप खुद एक चीज सोचिए, यहां एक ये फॉर्मूला बन गया। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, किस तरीके से सवाल आते हैं वो क्लियर करवाऊंगा। तो यहां अगर एनर्जी जनरेटेड अपॉन टाइम पीरियड हो गया। अब आपको सोचो, अगर ये लोड कर्व पर डे का बना है तो ये एनर्जी जनरेटर पर डे की आ जाएगी। अगर ये मंथ का बना है तो यहां मंथ का आ जाएगा, पर मंथ का। ईयर का बना है तो एनर्जी जनरेटेड पर ईयर का आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पावर का एवरेज का फॉर्मूले से ये एक फॉर्मूला डेवलप हो गया आ गया। अगर आप चाहो तो इसे अच्छे से इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एनर्जी जनरेटेड अपॉन टी। ये टी जो अपॉन टी आया वो मैंने यहां लिख दिया है, जिसमें टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड। तो मैं इन जो ये डिब्बे में पैक्ड है ये फॉर्मूले, इन डिब्बों में पैक्ड फॉर्मूलों को आप लोग बहुत सीरियसली नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं ये किस तरीके से पूछेगा ये मैं बता देता हूं। तो एनर्जी जनरेटेड पर डे अपॉन टोटल टाइम पीरियड, इस तरीके से आपका एवरेज पावर हो जाती है। आप इसे उतार लीजिए।
देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कनेक्टेड लोड है, मैंने आपको समझा दिया। एवरेज पावर का मैंने बाकी डेरिवेशन पार्ट मिटा के केवल वन शॉट फार्मूला रख दिया, एनर्जी जनरेटेड पर डे टाइम अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है इसीलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये सब आपको पैरामीटर्स बताऊंगा। ये सारे पैरामीटर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ये मेरे को मोटिवेट करता है। थैंक यू।